हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 31 जुलाई 2021। तो 31 जुलाई 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अंत तक वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने से रिलेटेड व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम कोई भी एजुकेशन ग्रुप होगा तो आप वहां पर इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें ताकि अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी लाभ करवा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले प्रत्येक दिन का अपडेट्स आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए और जल्द से जल्द हमारे वीडियो को आप देख पाएं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो में आपको पहले बता दूं कि यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर सभी दिन के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में वहां पर अवेलेबल होंगे। आप उन सभी पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 30 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। 2013 में महासभा ने मानव तस्करी के शिकार लोगों को स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस के रूप में नामित किया। व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के लिए 2021 की थीम है विक्टिम्स वॉइसेज लीड द वे, यानी कि पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेंगी। इस वर्ष का थीम मानव तस्करी के शिकार लोगों को अभियान के केंद्र में रखती है और मानव तस्करी से लोगों से सुनने और सीखने के महत्व को उजागर करेगी। तो अब जान लेते हैं ड्रग्स और क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय कहां पर है। तो इसका कार्यालय का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में तथा इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ड्रग्स और क्राइम संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह प्रत्येक वर्ष दिवस मनाया जाता है। विक्टिम्स वॉइसेज लीड द वे इस वर्ष का थीम है, यानी वर्ष 2021 वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिक इन पर्संस के विरुद्ध जो मनाया गया है इस वर्ष का थीम है विक्टिम्स वॉइसेज लीड द वे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाई गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 30 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। यह दिन जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उस भूमिका का भी वकालत करता है जो दोस्ती दुनिया भर में कई संस्कृति में शांति को बढ़ावा देने का कार्य करती है। अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस से संबंधित इतिहास के बारे में। 2011 में यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने नस्ल, रंग, लिंग, धर्म आदि के बावजूद विभिन्न देशों के लोगों को दोस्ती का एक मजबूत बंधन बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस एक पहल है जो यूनेस्को द्वारा शांति की संस्कृतियों को मूल्य, दृष्टिकोणों और व्यवहारों के एक समूह के रूप में परिभाषित करने के प्रस्ताव पर आधारित है, जो हिंसा को अस्वीकार करता है और समस्याओं को हल करने की दृष्टि से उनके मूल कारणों को संबोधित करके संघर्षों को रोकने का प्रयास करते हैं। इसके बाद 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपना लिया गया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस को अपना लिया गया 1997 के बाद यूएनजीए द्वारा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से भूत जोलोकिया मिर्च यानी राजा मिर्च जिसे कहा जाता है लंदन को पहली बार निर्यात किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि नागालैंड।
नागालैंड राज्य से राजा मिर्च को हाल ही में लंदन में पहली बार निर्यात किया गया है। नागालैंड से राजा मिर्च की एक खेप, जिसे किंग मिर्च या भूत जोलोकिया भी कहा जाता है, पहली बार लंदन में निर्यात की गई है। स्कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की लिस्ट में नागा किंग चिल्ली है लगातार टॉप 5 पर है। इसे 2008 में जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग मिला था और इसे 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे तीखी मिर्च घोषित किया गया था। अब बात हुई है नागालैंड के बारे में, तो हम लोग नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में नागालैंड की राजधानी कोहिमा है तथा आर.एन. रवि जी यहाँ का गवर्नर है तथा नेयुफू राय यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर एक लोकसभा सीटें हैं, एक राज्यसभा सीटें हैं तथा यहाँ पर कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एक मुख्य नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है नतांगी नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए आईबीएम कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा यह साझेदारी की गई है आईबीएम कंपनी के साथ। यह आईबीएम कंपनी के साथ साझेदारी एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए की गई है। साझेदारी को बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी बीआईएल को अपनी उत्पादकता में सुधार करने, अपनी सूची प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेवाओं को स्वचालित करने, पैसेंजर ट्रैफिक में भविष्य के विकास को संभालने और लागत कम करने के लिए परिचालन लचीलापन बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। एयरपोर्ट ऑपरेटर ने आईबीएम ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज यानी आईबीएम कंपनी का ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज जो है आईबीएम हाइब्रिड क्लाउड क्षमताओं और नई स्वतंत्र कंपनी डिजिटल को चुना है, जो कि एक गतिशील डिलीवरी मॉडल के साथ अगली पीढ़ी के आर्किटेक्चर को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए आईबीएम के मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बिजनेस को अलग करने के बाद बनाई जाएगी। नया प्लेटफॉर्म इसे कर्मचारियों की उत्पादकता यानी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी में सुधार करने, आईटी एसेट्स के उपयोग को अपग्रेड करने, सुव्यवस्थित इन्वेंट्री नियंत्रण के माध्यम से लागत कम करने और घटना प्रबंधन में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। अब बात हुई है बीआईएल यानी बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बारे में तथा आईबीएम के बारे में, तो दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह केम्पेगौड़ा में स्थित है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका पूरा नाम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। इसका कोड बीएलआर है, मतलब बेंगलुरु में है जिसकी वजह से बीएलआर है। बीएलआर जो कि बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका। बात हुई है कर्नाटका के बारे में भी। इसका स्थापना यानी इसका यह खुला था, स्टार्ट हुआ था 24 मई 2008 को तथा यह बेंगलुरु राज्य में सर्व करता है। अब जान लेते हैं आईबीएम के बारे में। आईबीएम एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। यह एक अमेरिकी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर एरमॉन्क न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसकी स्थापना 16 जून 1911 को न्यूयॉर्क यूएसए में ही किया गया था तथा इसके अभी वर्तमान में सीईओ हैं अरविंद कृष्णा जी, जो कि 6 अप्रैल 2020 से हैं। इसके फाउंडर हैं चार्ल्स रैलनेट फ्लिंट। अभी वर्तमान में इसका रिवेन्यू 2020 के अनुसार है 7,360 करोड़ यूएसडी डॉलर। अब बात हुई है बेंगलोर जो कि कर्नाटक में है, तो कर्नाटक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड कर्नाटक राज्य। यहाँ की राजधानी बेंगलोर है तथा थावरचंद गहलोत जी यहाँ का न्यू गवर्नर बने हैं, जो कि 7 जुलाई को अपडेट हुआ है। 7 जुलाई के अपडेट के अनुसार पहले से थावरचंद गहलोत जी यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे भारत के, लेकिन बाद में यानी 7 जुलाई को इन्हें न्यू कर्नाटक के गवर्नर के रूप में पदस्थापना दिया गया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर 3 दिन पहले आज से बोसवराज बोम्मई बने हैं, जो कि पहले से यहाँ का चीफ मिनिस्टर वाईएस येदुरप्पा जी हुआ करते थे। उनके रिजाइन देने के बाद इन्होंने बीजेपी के न्यू सीएम बोसवराज बोम्मई के रूप में
पदभार संभाला गया है, मतलब इनको पदभार दिया गया है। यहाँ पर कुल 28 लोकसभा सीटें हैं, 12 राज्यसभा सीटें हैं तथा 224 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 75 विधान परिषद की भी सीट है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बारनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य प्रमुख, जो कि बहुत ही फेमस है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वैदेही डोंगरे को। यही में जो वैदेही डोंगरे, इन्हें हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया है। मिशिगन की 25 वर्षीय लड़की वैदेही डोंगरे को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए का ताज पहनाया गया है। जॉर्जिया की आरसी लालनी को फर्स्ट रनर अप ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की मीरा कसारी को सेकंड रनर अप घोषित किया गया है। डोंगरे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पढ़ाई की है, इन्होंने कथक से भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक निर्दोष प्रदर्शन देने के लिए प्रतियोगिता में मिस टैलेंटेड का खिताब जीता है। पूर्व मिस वर्ल्ड डायना हेडन इस प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि और मुख्य न्यायाधीश भी थी। मिस इंडिया यूएसए, मिसेज इंडिया यूएसए और मिस टीन इंडिया यूएसए, 3 अलग अलग पेंटेज में 30 राज्यों के 61 प्रतियोगी भाग ले रहे थे। तीनों श्रेणियों के विजेताओं को विश्वव्यापी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए मुंबई, भारत की यात्रा करने के लिए मनार्थ टिकट मिलते हैं। अब बात हुई है इंडिया यूएसए के बारे में, तो यूएसए के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप में यूएसए, जो कि हरा कलर से डिनोटेड है। यह नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाला एक देश है जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ का करेंसी है यूएसए डॉलर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केरला पुलिस द्वारा। केरल पुलिस ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर दहेज से संबंधित मुद्दों, साइबर धमकाने और अपमान को रोकना है। इसके 10 घटक है, जिनमें से एक मौजूदा पिंक पुलिस पेट्रोल सिस्टम को सक्रिय कर रहा है, जिसका नाम पिंक जन मैत्री बिट है। अब यह केरला पुलिस के द्वारा किया गया, तो जान लेते हैं केरला पुलिस के द्वारा। यह एक गवर्नमेंट एजेंसी है। केरला पुलिस का हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम केरला में, तथा इसका गवर्नमेंट बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ केरला, तथा इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है केरला स्टेट के अनिल कांत जी, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं। यह स्टेट ऑफ केरला लीगल जरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। अब बात हुई है केरला के बारे में, तो हम लोग केरल राज्य के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में एकदम साउथ में बसा हुआ राज्य केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ का गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी, तथा पिनाराई विजयन यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें हैं, 9 राज्यसभा सीटें हैं तथा 140 कुल विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है अन्नामुडी नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, माथीकेटा नेशनल पार्क, पम्बदम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तथा अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क भी यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड होम नामक एक नई कोविड आरएनए परीक्षण किट किसने विकसित की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा हाल ही में कोविड होम नामक एक नई कोविड आरएनए परीक्षण किट विकसित की गई है। भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट, जो घर पर स्व परीक्षण की अनुमति देती है, जिसे कोविड होम कहा जाता है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी हैदराबाद के एक शोध समूह द्वारा विकसित किया गया है। किट को सेंटर फॉर सेक्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
द्वारा मान्य किया गया है और इसका उपयोग घर पर आराम से कोविड-19 ट्रेस की जांच के लिए किया जा सकता है। अब जान लेते हैं यह परीक्षण किट के बारे में। यह परीक्षण किट रोग सूचक और बिना लक्षण वाले दोनों रोगियों के लिए 30 मिनट के भीतर परिणाम दे सकती है। इस परीक्षण किट का मुख्य लाभ यह है कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि आरटीपीसीआर, एक विशेषज्ञ मानव संसाधन और आरएनए के निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ आरएनए के लिए BSL-2 प्रयोगशाला सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के बिना घर पर परीक्षण लेने की क्षमता होती है। सत्यापन रिपोर्ट ने किट की दक्षता 94.2%, संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी 91%, 91.3% और विशिष्टता यानी कि स्पेसिफिसिटी 98.2% की पुष्टि की गई है इसमें। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यही है किट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसने जीती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अब्दुल्ला शाहिद। यही इमेज में अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव के रहने वाले हैं। मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद ने 76वें UNGA की अध्यक्षता जीत ली है। मालदीव के यह विदेश मंत्री हैं जो 76वें अध्यक्षता जीत ली है UNGA की। यह संयुक्त राष्ट्र यानी UN के इतिहास में पहली बार है जो मालदीव UNGA के राष्ट्रपति का पद संभालेगा। UNGA के राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल्ला शाहिद ने जीत के एक गर्व की उपलब्धि यानी प्राउड अकम्प्लिशमेंट और वैश्विक मंच पर देश के कद को ऊपर उठाने में एक कदम यानी स्टेप फॉरवर्ड इन एलिवेटिंग द कंट्री स्टेचर ऑन द ग्लोबल स्टेज किया है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1965 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के मालदीव के फैसले ने इस बात पर बहस छेड़ दी कि कैसे एक सूक्ष्म राज्य संभवतः संगठन में योगदान दे सकता है। वर्षों से मालदीव ने चिंता के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाकर एक सूक्ष्म राज्य संभवतः संगठन में योगदान दे सकता है। वर्षों के मालदीव ने चिंता के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाकर और संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ राष्ट्रमंडल सहित अन्य बहुपक्षीय संगठनों में से एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए सभी संदेहों को दूर कर दिया है। अब बात हुई है मालदीव के बारे में, तो मालदीव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलह जी। विदेश मंत्री हम लोग जान लिए कि अब्दुल्ला शाहिद जी है। यह इमेज में अब्दुल्ला शाहिद जी। मालदीव की राजधानी माले है तथा मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुपया है। यह है वर्ल्ड मैप में भारत के किनारे में एक छोटा सा देश जो कि मैप में पता भी नहीं चलता है उतना क्लीन से। यह है देश मालदीव। मालदीव का यह है, मालदीव देश का यह लोगो है। साउथ एशिया में पड़ने वाला यह देश है। तथा बात हुई UNGA के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में यह कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 4 में इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है। UNGA संयुक्त राष्ट्र के बजट के लिए जिम्मेदार है। सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और प्रस्तावों के माध्यम से सिफारिश करना, इसका यह काम है। अपने व्यापक जनादेश में आगे बढ़ने या सहायता करने के लिए सहायक अंग है। यह UNGA संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जिसमें सभी सदस्य देशों का समान प्रतिनिधित्व है। इसके प्रेसिडेंट अब बन गए अब्दुल्ला शाहिद जी जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं तथा इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज यानी नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि वंतिका अग्रवाल। यह इमेज में वंतिका अग्रवाल, इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीत लिया है। उसने 11 राउंड में 9.5 अंक हासिल किए। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा और तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री ने तीसरा स्थान हासिल किया है। चल रहे महामारी के कारण ओवर द बोर्ड आयोजन की उपस्थिति में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने एशियाई व्यक्तिगत चैंपियनशिप और अन्य आयोजनों के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए इस ऑनलाइन कार्यक्रम के प्रदर्शन पर विचार करने का निर्णय लिया है।
अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज माइक हेनरी का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इंग्लैंड। यह इमेज में माइक हेनरी, यह एक इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इंग्लैंड और डर्बी शायर के पूर्व गेंदबाज माइक हेनरी का निधन हो गया। उन्होंने इंग्लैंड के एशेज श्रृंखला की 2 जीत में प्रमुख भूमिका निभाई और 1974 और 1981 के बीच अपने देश के लिए 30 टेस्ट मैचों में 87 विकेट लिए थे। हेनरी, जिन्होंने 267 प्रथम श्रेणी मैचों में 770 विकेट और 22 एकदिवसीय मैचों में यानी ओडीआई मैचों में 35 विकेट लिए, वे आयरलैंड के पहले पेशेवर कोच भी थे। अब बात हुई है इंग्लैंड के बारे में, तो इंग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। यह वर्ल्ड मैप में इंग्लैंड, जो कि यूके इसके नाम से जाना जाता है, यह यूके यानी इंग्लैंड का इंडिविजुअल मैप। यूके जो कि इंग्लैंड जो कि यूके कंस्टिट्यूएंट कंट्री है एक, जिसका राजधानी लंदन है तथा इसका करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों, यह तो हमने जान लिया है कि पिछले हमेशा 1 2 4 दिन बीच करके आरबीआई किसी न किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करता है, अन्यथा किसी न किसी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाता ही रहता है। तथा हम लोग आरबीआई के बारे में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ जानते ही रहते हैं। तो यह आरबीआई के द्वारा मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह बैंक मडगाम गोवा का था, जिसका लाइसेंस हाल ही में रद्द कर दिया है, क्योंकि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। आरबीआई के अनुसार बैंक द्वारा जमा किए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 99% जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC से उसकी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त होगी। बैंक ने 29 जुलाई 2021 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है, यानी परसों के दिन से यह बैंक अपना कारोबार करना बंद भी कर दिया है। बात हुई आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई के बारे में हम लोग तो प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ न्यूज आ ही जाता है, जिसके रिलेटेड हम लोग आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक एक भारत का केंद्रीय बैंक है, यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इस बैंक के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में ही 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसका भी वर्तमान में 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी पदस्थापित हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का लोगो, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, आपको ध्यान में रहे, कहीं भी लोगो देखने में गड़बड़ ना लगे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले गोवा के बारे में बात हुई है, यह बैंक गोवा की थी, तो गोवा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह भारतीय बैंक में सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा की राजधानी पणजी है तथा भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ का गवर्नर है। शायद हो सकते हैं गवर्नर चेंजिंग लिस्ट में यहाँ का गवर्नर चेंज हो गए हैं। आप गवर्नर चेंजिंग लिस्ट का वीडियो हमारे पास अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, तो इसे आप चेक कर लीजिएगा। अब तथा इसे अगर करेक्शन करने योग्य हो तो करेक्शन कर लीजिएगा। प्रमोद सावंत जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है तथा 2 लोकसभा सीटें यहाँ पर, 1 राज्यसभा सीटें हैं तथा 40 यहाँ पर कुल विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का एक मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम है अंशी नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीबीएसई के सहयोग से AI फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि इंटेल। इंटेल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भारत में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल पहल शुरू की घोषणा की है। इंटेल के AI फॉर सिटीजन्स प्रोग्राम पर आधारित AI फॉर ऑल एक 4 घंटे का स्वगतिशील शिक्षण कार्यक्रम है जो AI को समावेशी तरीके से नष्ट करता है। यह एक छात्र पर लागू होता है, माता पिता के घर में रहने के लिए यह किसी भी क्षेत्र में एक पेशेवर यहाँ तक कि एक वरिष्ठ नागरिक के लिए भी है। यह कार्यक्रम का लक्ष्य AI को अपने पहले वर्ष में 10 लाख नागरिकों तक पहुंचाना है। इंटेल की भागीदारी और पहल रखना
इसमें मुख्य भागीदारी निभाता है। अब बात हुई इंटेल तथा सीबीएसई के बारे में, तो दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले इंटेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंटेल एक सेमीकंडक्टर कंपनी है। इंटेल कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में है। यह राजस्व के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माता है और माइक्रो प्रोसेसर की x86 श्रृंखला का विकास करता है, जो अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटरों पीसी में पाए जाने वाले प्रोसेसर है। अधिकांश पीसी में पाए जाने वाले प्रोसेसर इंटेल है। इंटेल एक सेमीकंडक्टर कंपनी है, इसके बारे में हम लोग जान ही लिए। इसके वर्तमान में भी सीईओ पार्टिक पी जेल सिंगर जी है, जो कि 15 फरवरी 2021 से इस पद पर पदस्थापित है तथा इसके फाउंड किया गया था 18 जुलाई 1968 को कैलिफोर्निया यूएसए में। अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर हम लोग जान लिए सांता क्लारा कैलिफोर्निया यूएसए में है। यूएसए के सिलिकॉन वैली में स्थित है। इसके फाउंडर थे गॉर्डन मुर्रे, रॉबर्ट नोइसे। यह मतलब इंटेल ज्यादातर पीसी में पाए जाने वाला प्रोसेसर है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। आपके पीसी या लैपटॉप में यह प्रोसेसर हो सकता है। दोस्तों, यह मेरे पीसी में भी इंटेल का ही प्रोसेसर लगा हुआ है। यहां तक कि सभी पीसी में लगभग इंटेल का ही प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। आप इसे ध्यान से अपने लैपटॉप या पीसी पर देखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं सीबीएसई के बारे में। बात हुई तो सीबीएसई के बारे में भी। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है। यह सीबीएसई का लोगो, जिसे भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। भारत में लगभग 21,271 स्कूल तथा 28 विदेशी देशों में 220 स्कूल सीबीएसई से संबंध है। वर्ष 1962 में 309 स्कूलों से वर्ष 2019 तक सीबीएसई के 25 विदेशी से देशों में 21,271 स्कूल और 228 स्कूल हैं। सीबीएसई से संबंध सभी स्कूल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। बात हुई एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। हमें आपका जवाब का इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जरूर लिखें। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एक एब्रिविएशन है, जिसका स्थापना 3 नवंबर 1962 को, यानी आज से 58 वर्ष पूर्व हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा यह एक लीगल स्टेटस इसका एक्टिव है। तथा इसका ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी तथा इंग्लिश है। इसके चेयरपर्सन के रूप में मनोज आहूजा जी हैं, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं। यह पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। इसका वेबसाइट है www.cbse.gov.in। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सीबीएसई में विदाउट एग्जाम लिए बेसिक असेसमेंट के आधार पर सीबीएसई का कल के दिन रिजल्ट 2021 का सीबीएसई 12th का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यदि किसी का जरूरत हो तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड यानी CATS की मान्यता मिली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 14 टाइगर रिजर्व को। भारत के 14 टाइगर रिजर्व को CATS रिकॉग्नाइजेशन किया गया है गुड टाइगर कंजर्वेशन के रूप में। किस किस टाइगर रिजर्व को इस पर CATS को रिकॉग्नाइजेशन किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 14 टाइगर रिजर्व के बारे में। पहला है मधुमलाई तथा दूसरा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है। तीसरा है मधुमलाई तथा अन्नामलाई 2 हो गया यहाँ पर। तीसरा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कर्नाटका में है। चौथा है पराम्बिकुलम टाइगर नेशनल पार्क, जो कि केरला में है। पांचवा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट बंगाल में है। दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सतपुरा कान्हा एवं पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व शामिल हुआ है इसमें। तथा काजीरंगा, मानस तथा ओरंग टाइगर रिजर्व, जो कि वो असम का है। इन तीन मतलब असम के 3
टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 14 टाइगर रिजर्व को CATS रिकॉग्नाइजेशन में गुड टाइगर कंजर्वेशन के रूप में शामिल किया गया है। क्या होता है CATS? हम बार बार CATS बोलते जा रहे हैं। CATS क्या होता है, इसके बारे में ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, इसका फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन एश्योर्ड यानी CA, तथा TS मीन्स टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो इसका फुल फॉर्म हम लोग जान लिए तथा इसके बारे में यहाँ पर पूरे डिटेलिंग से दिया हुआ है, आप इसके बारे में पूर्ण रूप से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने मेडिकल सीटों में OBC और EWS को क्रमशः कितने प्रतिशत आरक्षण कोटा की घोषणा की है? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित किया गया है कल ही के दिन। या OBC के लिए 27% तथा EWS के लिए 10% घोषित किया गया है, इसमें आरक्षण कोटा घोषित किया गया है। केंद्र ने अखिल भारतीय कोटा यानी ऑल इंडिया कोटा AIQ योजना के तहत OBC के लिए 27% तथा आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 10% कोटा की घोषणा की है। AIQ योजना के तहत सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में UG स्तर यानी कि UG लेवल पर 15% सीटों और PG स्तर पर 50% सीटों को अधिवास मुक्त रखा जाता है, जिसके खिलाफ अन्य राज्यों के छात्रों को प्रवेश की पेशकश की जाती है, जबकि बाकी सीटों को राज्य के भीतर छात्रों के लिए ही रखा जाता है। यह हमारे हजारों युवाओं को हर साल बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक नया प्रतिमान बनाने में बहुत मदद करेगा। सरकार ने एक बयान में कहा है कि इस फैसले को MBBS में लगभग 1500 OBC छात्रों और PG में 2500 OBC छात्रों को फायदा होगा, जबकि MBBS में लगभग 550 EWS छात्रों और PG मेडिसिन में लगभग 1000 EWS छात्रों को भी फायदा होगा। हम जान लेते हैं AIQ योजना के बारे में। AIQ योजना 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत किसी भी राज्य के छात्रों को दूसरे राज्य में स्थित एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने की इच्छा रखने के लिए अधिवास मुक्त योजना आधारित यानी डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अवसर प्रदान करने की योजना शुरू की गई थी। अब बात हुई है EWS तथा OBC के बारे में। कई लोग EWS का फुल फॉर्म तथा OBC का फुल फॉर्म तथा इसके बारे में नहीं जानते, तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो कि भारत में एक सब कैटेगरी है जिसके फैमिली का एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम होता है, उन्हें EWS के कैटेगरी में रखा जाता है, न कि SC ST OBC या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं। एक EWS से बिलोंग करते हैं, भले कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, बट EWS से बिलोंग करते हैं सब कैटेगरी के रूप में, जिनका आय 8 लाख रुपए से यानी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होता है। A candidate who does not fall under caste recognized as within be recognized to be part of the EWS category। अब जान लेते हैं OBC के बारे में। बात हुई तो OBC के बारे में। OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट इज ए कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लासिफाई कास्ट विच आर एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज्ड। इट इज वन ऑफ several official classification of the population of India along with general class, scheduled caste and scheduled tribes and SC ST. The OBC were found to comprise 52% of the country's population by Mandal Commission report of 1980। मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 के अनुसार भारत में OBC पूरे पॉपुलेशन के 52% है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में संपत्ति सलाहकार कोलियर्स ने भारतीय कारोबार हेतु CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि रमेश नायर को। यह इमेज में रमेश नायर, संपत्ति सलाहकार कोलियर्स ने रमेश नायर को भारत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एशिया के लिए प्रबंध निदेशक बाजार विकास नियुक्त किया है। नायर का अनुभव और नेतृत्व कौशल क्षेत्र में दुनिया भर में अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक होगा, क्योंकि वे कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था में अवसर तलाश रहे हैं। नायर जेल इंडिया से कोलियर्स में शामिल हुए, जहां उन्होंने CEO और कंट्री हेड का पद संभाला, जिसमें 12,000 से अधिक लोग शामिल हुए। मुंबई में रहने वाले रमेश कारोबार का नेतृत्व करने के लिए भारत में कोलियर्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
संकी प्रसाद के साथ साझेदारी करेंगे। अब बात हुई है कोरियर्स के बारे में, तो कोरियर्स इंटरनेशनल के बारे में जान लेते हैं। यह एक रियल इस्टेट कंपनी है। यह कनाडा बेस्ड डाइवर्सिटी प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है यह। इसके वर्तमान में सीईओ है जय एस हेनिक, तथा इसका वर्तमान में कोरियर्स का मुख्यालय है टोरंटो कनाडा में। इसकी स्थापना 1976 को ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। वर्तमान में इसके एम्प्लॉयज हैं 15,000 प्लस एम्प्लॉय। इसके वर्तमान में जो सीईओ है 17 जुलाई 2015 से, यानी पिछले 6 वर्षों से यह सीईओ के पद पर स्थापित हैं। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी एनईएससी सोसाइटी की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि शिलोंग। तो दोस्तों अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हेयर कटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले दिवस को आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज लिखा करें, ताकि आपको लिखने से आदत बढ़े तथा प्रत्येक महीने का वैसे दिवस आपको याद में हो जाए। प्रत्येक महीने करते करते प्रत्येक वर्ष का दिवस आपको ध्यान में हो जाए। तो दोस्तों यह था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया के लिंक पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि हमारे तरफ से आने वाले करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाए। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।